हम पढ़ रहे थे फैसिलिटीज, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा, आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कुछ फैसिलिटी छोटी छोटी है, कुछ फैसिलिटी बड़ी है। लास्ट क्लास में हमने कुछ छोटी छोटी फैसिलिटी पढ़ी थी, आज हम कुछ बड़ी फैसिलिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है हमारे यहाँ पे वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फैसिलिटी का नाम है कार फैसिलिटी। फैसिलिटी का नाम है कार फैसिलिटी। ओके, सुनिए, देखिए कार फैसिलिटी बड़ी क्यों है, इसको क्यों बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते हैं। कैसे? अगर आपको कार मिली है कंपनी की तरफ से, तो उसमें क्या ये हो सकता है कि कार भी कंपनी की और खर्चा भी कंपनी कर रही हो? यस। क्या ये हो सकता है कि कार आपकी हो, खर्चा कंपनी कर रही हो? यस। क्या ऐसा हो सकता है कि कार कंपनी की और खर्चे आप कर रहे हो? यस। तो हमें इस बात को समझने के लिए पहले कुछ कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो पहला मैं लिख रहा हूं कार ओन बाय। कार किसकी है? ठीक है, और जिसमें पहला नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एम्प्लॉयर। एक बार के लिए गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो क्या होगा, और गाड़ी एम्प्लॉय की है तो क्या होगा? ओके, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आते हैं। गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है भी, तो एक्सपेंसेज कौन इंकर्ड कर रहा है? एक्सपेंसेज इंकर्ड बाय, या तो एम्प्लॉयर कर रहा होगा और या एम्प्लॉय कर रहा होगा। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट, गाड़ी अगर एम्प्लॉय की है तो भी दो ऑप्शन बनते हैं हमारे पास कि एक्सपेंसेज या तो एम्प्लॉयर कर रहा होगा और या एम्प्लॉय कर रहा होगा। बोलिए, ओके है? ठीक है, तो कार किसकी है? या तो एम्प्लॉयर की होगी या एम्प्लॉय की होगी। खर्चा किसका है? या तो एम्प्लॉयर का होगा या एम्प्लॉय का होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है यूज। गाड़ी काम किसके आ रही है? या तो गाड़ी ऑफिस यूज में आती है या गाड़ी पर्सनल यूज में आती है और या गाड़ी दोनों काम में आती है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में भी पॉसिबिलिटी है कि या तो गाड़ी ऑफिस यूज में आ रही है या गाड़ी पर्सनल यूज में आ रही है और या गाड़ी दोनों यूज में आ रही है। ओके, इस वाले केस में भी ऑप्शन है कि या तो गाड़ी ऑफिस यूज में आएगी या पर्सनल यूज में आएगी और या दोनों यूज में आएगी। ठीक है, और इस वाले में भी ऑप्शन बना लेते हैं हम कि गाड़ी या तो पर्सनल आएगी या ऑफिशियल आएगी और या दोनों यूज में आएगी। ओके, ठीक है, मतलब हमने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए कि क्या क्या केस में क्या क्या हो सकता है।
अब सवाल आता है, सिर्फ एक और कॉम्बिनेशन बचता है, वो है कि गाड़ी छोटी है या बड़ी है, मतलब कार की साइज क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं अप टू 1.6 लीटर तक की गाड़ी जो है, या फिर हम कहें, ऐसा भी कह सकते हैं कि 1600 सीसी, उन गाड़ी को हम स्मॉल कार में ले रहे हैं, और जो गाड़ी बड़ी है, अब वो 1600 सीसी है, उसे हम बड़ी कार में ले रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आपके। मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने सारे बना दिए कि कैसे हमें कार मिलेगी, उसमें वो किसकी होगी, क्या खर्चा होगा, वगैरह वगैरह सब बना डाला। ठीक है, अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मेजर करना है। एक एक पॉइंट मेरे साथ करके जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमें कितना फायदा हो रहा है। आप ये मान लीजिए आप खुद एम्प्लॉय हैं, तो आपको क्या फायदा हो रहा है, बस आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर ये आपने कर लिया तो मान के चलिए अब आपको ये पॉइंट आराम से समझ में आ गया है। ओके, चलिए पहला कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं, गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की है। एक्सपेंसेस किसका है, एम्प्लॉयर का है। काम किसका है, ऑफिस का है। तो बताओ, ऑफिस के काम के लिए ऑफिस का बंदा आपको गाड़ी प्रोवाइड करवाएगा, तो उसमें आपको क्या फायदा होगा। बोलिए। कोई फायदा नहीं है हमें, ये हमें तो कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है ना, जो हमें कोई जॉब के अलावा मिल रहा हो, सैलरी के अलावा नहीं। इसलिए हमारी वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट क्या होगी, नील होगी। कोई फायदा हमें एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इज नील। ओके, ओके। दूसरा दोबारा कॉम्बिनेशन पे आइए। गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की। एक्सपेंसेस किसका है, एम्प्लॉयर का। काम किसके आ रही है, पर्सनल। पर्सनल मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय का पर्सनल। ठीक है, तो जब आपका पर्सनल चल रहा है, गाड़ी कंपनी की, खर्चा कंपनी का, और काम आपका पर्सनल, तो क्या आपको बेनिफिट हो रहा है, यस। किसका बेनिफिट हो रहा है, गाड़ी का या खर्चे का, किस चीज का बेनिफिट है, दोनों चीज का है। तो हमें जब गाड़ी का बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए तो हम ले लेते हैं 10% ऑफ कॉस्ट, चलेगा। क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि मूवेबल एसेट के लिए हम क्या लेते हैं, 10% ऑफ कॉस्ट, चाहे गाड़ी छोटी है और चाहे गाड़ी बड़ी है। 10% ऑफ कॉस्ट हम ले लेते हैं कार को यूज करने के लिए। ओके, और साथ ही साथ जितना एक्सपेंसेस कंपनी ने किया है वो भी हमारा फायदा ही है, क्योंकि चलाई हमने पर्सनल थी। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुआ है गाड़ी पे, वो भी हमारा फायदा है। बोलो, ये बात समझ में आती है। ओके, आगे आ जाइए। गाड़ी एम्प्लॉयर की, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर का, काम दोनों का। अब ये सोचने वाली बात हो गई कि गाड़ी भी कंपनी की है, खर्चा भी कंपनी का है, और काम भी दोनों का है। दोनों का होने का मतलब कि काम पर्सनल भी है और काम ऑफिशियल भी है, राइट। काम पर्सनल भी है और काम ऑफिशियल भी है। अब ऐसे केस में क्या होगा वो समझिए। तो मैं यहां लिख देता हूं बोथ यूज। अब बोथ यूज में दो सिचुएशन बनती है। एक, आप कहेंगे कि साहब मैंने इस गाड़ी को कुछ ऑफिशियल यूज किया और कुछ पर्सनल यूज किया। तो जाहिर सी बात है, जितना आपने ऑफिशियल यूज किया होगा उस पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। बोलिए, जितना आपने ऑफिशियल यूज किया उस पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, और जितना आपने पर्सनल यूज किया उस पर टैक्स लगना चाहिए। यस। अब जाहिर सी बात है, आप तो ज्यादा ऑफिशियल बताएंगे ना। अगर आपको पूछा जाए तो आप तो ज्यादा ऑफिशियल बताएंगे कि साहब मैंने तो ज्यादा ऑफिशियल यूज किया है, पर्सनल कम यूज में किया। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोविजन बनाए। पहला प्रोविजन बोला गया कि लोग मेंटेन,
आप कितनी ऑफिशियल चला रहे हैं और कितनी पर्सनल चला रहे हैं, इसकी सारी डिटेल आप मेंशन करो। आप रिकॉर्ड मेंटेन करो कि आप कब गए, कहाँ गए, कितने किलोमीटर गए, पर्सनल था या ऑफिशियल था, क्या काम था, वो सारी चीजें या तो आप मेंटेन करो, और या फिर वो रिकॉर्ड आप मेंटेन नहीं करते। अब बोला कि अगर आप लोग मेंटेन करते हो तब तो ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तब तो ठीक है, जितना ऑफिस में चलेगा वो तो एग्जम्प्ट है, उस पर तो हम आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, और जितना पर्सनल चलेगा उस पे हम आपसे टैक्स चार्ज कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया कि गाड़ी पे खर्चा हुआ 1 लाख का, 80% गाड़ी ऑफिशियल चली और 20% पर्सनल चली, तो आप बता सकते हैं कितना खर्चा पर्सनल यूज के लिए हुआ। 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा हुआ, जिसमें से गाड़ी 80% पर्सनल चली थी, हमारे पास रिकॉर्ड है। 80% ऑफिशियल, सॉरी 80% ऑफिशियल चली थी, इस बात का हमारे पास रिकॉर्ड है। तो पर्सनल कितनी चली, 20, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 20,000, 80,000 टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए तो फिर हम ये तो डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कितना ऑफिशियल कितना पर्सनल, तो इन दैट केस हम एक फिक्स अमाउंट लेके चलेंगे। इन दैट केस हम एक फिक्स अमाउंट लेके चलेंगे, मतलब बाद में हमें ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना ऑफिशियल और कितना पर्सनल यूज किया है। ठीक है, हम एक फिक्स अमाउंट लेके चलेंगे, फिर चाहे 80-20 हो, 60-40 हो, 50-50 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही फिक्स अमाउंट लेके चलेंगे हर केस में। आगे बात समझ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना इनकम टैक्स वालों के लिए कि वो पता लगा सके आपने गाड़ी को कितना पर्सनल कितना ऑफिशियल चलाया। तो बोथ यूज में दोबारा कह देता हूं, दो सिचुएशन, या तो आप लोग मेंटेन करते हैं या आप लोग मेंटेन नहीं करते हैं। लोग मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर फिक्स अमाउंट से टैक्सेबिलिटी होगी, और मेंटेन करते हैं तो ऑफिशियल जितना किया है वो टैक्स फ्री, और पर्सनल जितना यूज किया है वो टैक्सेबल। ठीक है, अच्छा अब ये फिक्स अमाउंट क्या है ये भी देख लो। फिक्स अमाउंट के लिए क्या बोला, कहा कि अगर छोटी गाड़ी है तो हम मानते हैं आपका फायदा होता है 1800 रुपए पर मंथ। छोटी गाड़ी है तो आपका फायदा होता है 1800 रुपए पर मंथ, और बड़ी कार है मतलब 1.6 लीटर से ज्यादा तो आपका फायदा होता है 2400 रुपए पर मंथ। राइट, छोटी गाड़ी है तो 1800 पर मंथ, और बड़ी गाड़ी है तो 2400 पर मंथ। ये फिक्स फायदा है, फिक्स बेनिफिट है। ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा ड्राइव आपको कंपनी कार तो देती ही है और कार के खर्चे भी देती ही है, उसके साथ अगर कंपनी आपको ड्राइवर और देती है जिसको हम शोफर कहते हैं। ठीक है, अगर कंपनी आपको शोफर फैसिलिटी और देती है, मतलब गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर और अलग से प्रोवाइड कर रही है, तो आपको उसका भी फायदा हो रहा है। वो ड्राइवर भी आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में जुड़ेगा, और उस ड्राइवर के रिगार्डिंग 900 रुपए पर मंथ का आपका फायदा माना जाएगा। ₹900 पर मंथ का फायदा माना जाएगा। ओके, चाहे गाड़ी छोटी हो चाहे गाड़ी बड़ी हो, अगर ड्राइवर भी आपको मिला है तो 900 रुपए पर मंथ का बेनिफिट आपका लिया जाएगा। बोलिए, इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, मैं दोबारा बोल दूं, ये जो अमाउंट हमने लिखा है 1800 प्लस 900 और 2400 प्लस 900, ये टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब इतना अमाउंट हमारी इनकम में जुड़ेगा। कई बार बच्चे पहले तो समझते रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, जैसे ही ध्यान हटता है उनको लगता है कि इतना पैसा हमें मिलेगा या फिर इतना पैसा पे हम पे टैक्स लगेगा। तो ध्यान रहे, ये इनकम अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमें गाड़ी मिली है उसके बदले में इतना हमारा इनकम ट्रीट किया जा रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, राइट।
टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो सब टोटल बाद में होने पे बात है, ये आपकी इनकम मानी जा रही है। ओके ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। इस बार गाड़ी किसकी है? अभी भी गाड़ी कंपनी की है। खर्चा किसका है इस बार? इस बार खर्चा एम्प्लॉय का है। और काम किस में आ रही है? ऑफिस के काम में आ रही है। क्या ऐसे केस में एम्प्लॉय को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है? नहीं, एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं नील। ठीक है, देखिए वैसे जहां जहां पे टोटली ऑफिस यूज है वहां पे परक्यूजेट होता ही नहीं है। ठीक है, पर हम तो ये चार्ट इसलिए बनवा रहे हैं, या मैंने इस चार्ट में इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप इसको आराम से समझ पाए। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये ऑफिस यूज यहाँ पे लिया है, अदरवाइज जब भी ऑफिस यूज की बात आएगी आपके लिए कोई टैक्सेबिलिटी होगी ही नहीं। राइट, चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा आपका और काम आपका पर्सनल। तो क्या आपको बेनिफिट हो रहा है? यस, किस चीज का? गाड़ी का या खर्चे का? गाड़ी का। अब गाड़ी का हमें बेनिफिट हो रहा है, हम गाड़ी को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना बेनिफिट बताया हो आपको? 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट। ओके ठीक है, तो एक्सपेंसेस का फायदा है नहीं क्योंकि एक्सपेंसेस तो हम खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, गाड़ी कंपनी की, खर्चा एम्प्लॉय का और काम दोनों का। अगेन आपको कार का फायदा है, खर्चा तो आप खुद ही कर रहे हैं। अब कार का फायदा है तो कितना ले? रिकॉर्ड्स मेंटेन है तो वो वाली बात हो जाएगी, और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है तो फिक्स अमाउंट कितना? 600 रुपए पर मंथ, और बड़ी गाड़ी है तो 900 रुपए पर मंथ। ठीक है, साथ में शॉफर दिया गया है, मतलब कि ड्राइवर दिया गया है, तो 900 रुपए ड्राइवर के हम जोड़ते ही हैं, चाहे गाड़ी छोटी हो और चाहे गाड़ी बड़ी। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक ही हमारा ट्रीटमेंट था, और दूसरा हम बात करें तो ये हमारा ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं है तो फिर हम तीसरे ट्रीटमेंट में चलते हैं। चलो, इस बार गाड़ी किसकी है? आपकी है। एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। काम किस में आ रही है? ऑफिस में आ रही है। क्या आपको कोई बेनिफिट है? नहीं, तो हम कहेंगे नील। इस केस में हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। राइट, ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, कार किसकी है? आपकी है। एक्सपेंसेस किसका है? सर एग्जाम है, उसे ऑफिस के आ रही है तो भी, हाँ वो कंपनी देगी। हमें बेनिफिट पे देखना है बेटा, हमें सिर्फ ये देखना है एक्स्ट्रा बेनिफिट है क्या, बस हमें सिर्फ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखना और कुछ नहीं। ठीक है, यस। हाँ, तो गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की। एक्सपेंसेस किसका है? एम्प्लॉयर का। और काम क्या आ रही है? पर्सनल। तो बताइए क्या बेनिफिट है आपको? बिल्कुल, एक्चुअल एक्सपेंसेस दोनों ही केस में। यस, डन।
नेक्स्ट केस, गाड़ी किसकी है? आपकी है। एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के, काम दोनों। तो बताइए आपको किस चीज का फायदा है, पहले तो ये बताइए। एक्सपेंसेस का, और वो भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ उतना हिस्सा जितना पर्सनल काम में आ रहा है, राइट? यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जितना हमारा एक्सपेंसेस हुआ है एक्चुअल में, क्या हमें पता है उसमें से कितना पर्सनल और कितना ऑफिशियल है? अगर पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो वही फिक्स अमाउंट वाला कंसेप्ट। ठीक है, टोटल जो खर्चा हुआ है उसमें से, टोटल जो एक्सपेंसेस हुआ है उसमें से हम 1800 पर मंथ कम कर देंगे, ये मान के कि इतना खर्चा ऑफिशियल है, तो बचा हुआ क्या ऑटोमेटिक पर्सनल हो जाएगा? बोलिए। यस। और अगर आपको ड्राइवर भी मिला है या सोफर भी मिला है तो आप 900 पर मंथ और कम कर देंगे, राइट? तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो अमाउंट है ना, एक्चुअल एक्सपेंसेस वाला अमाउंट, इसमें ड्राइवर की सैलरी अगर आपने ली है तो ही ये 900 रुपए का एडजस्टमेंट करना है, वरना 900 रुपए वाला एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। ओके, अब आ जाइए आप फाइनल पॉइंट के ऊपर। गाड़ी किसकी है? आपकी है। खर्चा किसका है? आपका है, राइट? हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, उस टाइम हम इसको इतना पर्सनल मान रहे थे, और अभी हम इसको इतना ऑफिशियल मान रहे हैं। ठीक है, ओके। लास्ट के जो तीनों केस हैं, इन तीनों में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही चीजें हमारी है। एक्सपेंसेस भी हमारा है, कार भी हमारी है, तो फिर कोई टैक्सेबिलिटी यहाँ पे अराइज नहीं होगी, राइट? यस। अब बता दीजिए, कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है? ओके। अब एक पॉइंट इसमें छोटा सा और देख लो। वो पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको कार तो दी, और एम्प्लॉयर ने आपसे कहा कि इस कार के बदले में मैं तुमसे कोई पैसा चार्ज करूंगा, जैसे मान लीजिए महीने का 500 रुपये लूंगा, या महीने के 2000 लूंगा, या साल के 10,000 लूंगा, ऐसा कोई अमाउंट उसने आपसे रिकवर किया, तो क्या वो अमाउंट हमारे फायदे में से कम होना चाहिए? यस डेफिनेटली, क्योंकि हमने तो फायदा कैलकुलेट किया है, वो अमाउंट तो लेस होना चाहिए ना। यस। तो यहाँ पे आप जो अमाउंट चार्ज किया गया है वो लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो अमाउंट चार्ज किया गया है वो लेस करेंगे, पर जहां जहां पे ये फिक्स अमाउंट आ रहा है, ये वाला, वहां पे उस अमाउंट को आप लेस नहीं करेंगे। बताओ क्यों? जहां जहां पे ये फिक्स अमाउंट आ रहा है वहां पे आप इसको लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हमने जब ये 1800 और 2400 रुपए फिक्स किए थे, तो हमने सब चीजें काटने के बाद की थी, मतलब हमने नेट अमाउंट को टैक्सेबल किया था। जो रिकवरी आपसे की जाएगी वो हमने ऑलरेडी इसमें लेस कर दी है, ये तो फाइनल अमाउंट है, इतने पे तो आपको इनकम माननी ही पड़ेगी, मतलब इतने पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वाले में आप लेस कर सकते हैं, यहाँ वाले में आप लेस कर सकते हैं, पर जो फिक्स अमाउंट है वहां पे उस रिकवरी को लेस नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर?
यस, समझ गए क्यों? क्योंकि भाई फिक्स जब हमने अमाउंट किया तो हमने तो नेट किया है। अदरवाइज मान लो ऐसा हो गया कि 2400 रुपए हमने वैल्यू मानी और आपके एम्प्लॉयर ने 2400 रुपए आपसे वसूल किए, तो आप पे तो फिर टैक्स ही नहीं लगेगा। भाई आपका एम्प्लॉयर अगर आपसे 2400 रुपए महीने का वसूल करता है सपोज, और हमने 2400 वैल्यू मानी, तो फिर तो आप कहोगे 2400 माइनस 2400 जीरो। तो इसलिए बोला कि नहीं, वो कोई भी रिकवरी लेस नहीं करनी है आपको, वो टोटली एडजस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, हम नेट अमाउंट पे टैक्स लगा रहे हैं। बोलिए क्लियर है? लिख लिया आपने इसको? ओके, अब 3 पॉइंट और लिख लीजिए आप। 3 नोट जिसको बोलते हैं, 3 नोट और लिख लीजिए, तो ये फैसिलिटी हमारी प्रोविजन के तौर पे कंप्लीट हो जाएगी। 3 पॉइंट और लिख लीजिए इसमें आप। पहला पॉइंट, कार फैसिलिटी टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज, कार फैसिलिटी टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज is exempted. लिख लिया? दूसरा पॉइंट लिखो, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, और तीसरा पॉइंट समझ लो, मान लीजिए आपको एक से ज्यादा कार मिली है कंपनी की तरफ से, आपको एक से ज्यादा कार मिली है कंपनी की तरफ से, ठीक है, और आप उनमें से क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सी कार पर्सनल यूज में आती है, ठीक है, और कौन सी कार ऑफिशियल यूज में आती है, और कौन सी कार बोथ यूज में आती है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जितनी भी कार आपको मिली है उसमें से एक कार को तो आप बोथ यूज में ले सकते हैं, और बाकी सारी कार पर्सनल मानी जाएगी। बाकी सारी कार को क्या माना जाएगा? पर्सनल माना जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 2 कार हैं और आप कहते हैं कि दोनों ही कार मेरे तो बोथ यूज में आती है, तो वैसा नहीं चलेगा, उसमें से एक कार को पर्सनल मानना पड़ेगा आपको, और एक को ही आप बोथ यूज में क्लेम कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कार हुई तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 कार है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 कार है और तीनों कार आप बोथ यूज में लेते हैं, पर एज पर रूल तो आप एक कार ही बोथ यूज में ले सकते हैं, बाकी दोनों कारें तो आपको किस में लेनी पड़ेगी? पर्सनल में लेनी पड़ेगी। तो कौन सी बोथ में लेनी है और कौन सी पर्सनल में लेनी है, इसके लिए आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एक बार एक कार को पर्सनल, एक को बोथ, 2 को पर्सनल, फिर दूसरे को पर्सनल बाकी को बोथ, फिर तीसरे को पर्सनल बाकी को बोथ, ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है। एक को बोथ और बाकी सबको पर्सनल, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और जिस कॉम्बिनेशन में सबसे कम इनकम आएगी उस कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्ट करेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? बता दो एक बार। ओके, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।